बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूं नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आपकी सुबह होगी और जहाँ पर भी जाने हैं आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर ऑफिस, वहाँ पर जाने की तैयारियाँ हो गई होंगी। ख़वातीन और हज़रात, आज कुरान करीम की जिन आयात का हमने इंतख़ाब किया है वो सूरतुल अस्र है, आखिरी सिपारे में ये सूरत है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान करीम में आया है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, जिसका तर्जुमा है कसम है ज़माने की, बेशक इंसान घाटे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, हक़ की तलकीन करते रहे और सब्र की नसीहत करते रहे। अब इस आयत के हवाले से मुख्तलिफ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर कुरान करीम में सिर्फ़ और सिर्फ यही आयत और यही सूरत नाजिल होती तो ये इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी थी, क्योंकि अल्लाह ताला वक्त की कसम खा रहे हैं। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आता, जो इंसान के लिए बहुत कीमती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान फितरी तौर पर खसारे में है, यानी कि नुकसान में है। और वो किस तरीके से नुकसान में है? क्योंकि सबसे पहले एक तो इंसान की उम्र कम होती जा रही है और जो उम्र हम लोग बिता रहे हैं, यहाँ पर गुजार रहे हैं, ये वापस नहीं आएगी, ये बीतती जा रही है। और फिर इसके बाद वक्त ज़ाया हो रहा है। ज़िंदगी में जितने लम्हात हम गुजारते हैं, 1 साल 2 साल या ओवरऑल ये जो दुनिया का वक्त है ये कम होता जा रहा है और एक एक लम्हा हमें क़यामत के करीब कर रहा है। तो इस लिहाज से उम्र कम होती जा रही है, वक्त ज़ाया होता जा रहा है। और फिर अगर ज़िंदगी अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगी, और वो मर्ज़ी क्या है कि हक़ की तलकीन करते रहो और फिर सब्र की नसीहत करते रहो और फिर ख़ुद ईमान जो लाए हैं, ये जो अल्लाह ने निशानियां बताई हैं, इन लोगों के अलावा तमाम तर लोग जो हैं वो घाटे में हैं, खसारे में हैं। और मरकज़ी पैगाम इसका ये है कि ईमान प्लस अमल प्लस दावत देना और फिर प्लस सब्र की तलकीन करते रहना, यही जो है वो कामयाबी का जो है वो खुलासा है। और इसी के ऊपर आपने और मैंने अमल करना है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, वक्त की कदर करनी चाहिए और जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में भेजा गया है, अल्लाह की पैरवी करना, अल्लाह की अताअत करना, उनकी दी हुई तालीमात पर अमल करना, उस अकीदे पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि यही हमें दीन और दुनिया और आखिरत में निजात दिलाएगी। तो आज का ये हमारा पैगाम भी है। बहुत अच्छा है, वैसे आप पैगामात लेकर आते हैं कुरान में से ही, आप चुन चुन कर रोज़ जो एक नया मैसेज होता है, एक नई चीज़ की तलकीन होती है। मुझे पर्सनली वैसे बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उसको फिर प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करती हूँ। मुझे खुद जो है वो जब मैं इसके हवाले से सर्च कर रहा होता हूँ तो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए जो है ना वो होती है। ओके, सो सबसे पहले सुबह की खबर जो है उसका आगाज करते हैं हमारे सेगमेंट का। सुबह की देखते हैं आज की खबर क्या है। सुबह की खबर में सबसे पहले बलूचिस्तान से हमारे पास खबर है और मुझे ये खबर पढ़ के बहुत खुशी हुई है, डेफिनेटली, क्योंकि बलूचिस्तान तरक्की करता हुआ बलूचिस्तान अब बनता जा रहा है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या किसी भी जगह पर जब भर्तियों के लिए आसामियां मौजूद होती हैं, आप लोग अप्लाई करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में इंसान एक टेंशन की कशमकश में रहता है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, उस पर मैं सिलेक्ट हूंगा या नहीं हूंगा। पहले ये दौरानिया काफी लंबा रहता था, बहुत से लोग जो है इसी शशोपंज में रहते थे कि मैं टेस्ट दूंगा, महीने बाद फिर उसका रिजल्ट आता था, फिर उसके बाद जाके पता चलता था आया आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं। तो बलूचिस्तान ने जो है ये अब मुश्किल आसान कर दी और तारीख में पहली बार एक ही रोज में ऑनलाइन टेस्ट और 1 घंटे के अंदर तकर्री का लेटर जो है वो जारी कर दिया गया। ये वाकई में इट्स लाइक अमेजिंग। मैंने इससे पहले आज तक ये नहीं देखा था, जो कि बहुत ही काबिल-ए-दीद बात है। तफसीलात क्या है जी? महकमा खजाना में बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार 111 सरकारी असामियों पर 100% मेरिट और पेपरलेस बुनियादों पर ऑनलाइन भर्तियां हुई हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि उम्मीदवारों से ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, काबिलियत की शफाफ जांच होगी और कामयाब उम्मीदवारों को 1 घंटे के अंदर तकर्री का लेटर जारी कर दिया जाएगा। अब ये हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जी असामियाँ आती है तो उस पर काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाता था, लेकिन अब वो मुश्किल बलूचिस्तान ने आसान कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी सूबों में भी इसी शफाफियत से काम होगा और इतनी ही जल्दी खासतौर पर जी। मतलब बलूचिस्तान में अगर ये काम हो सकता है, हम लोग बलूचिस्तान को अक्सर समझते हैं कि बलूचिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे है, बलूचिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल हैं, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से मीर सरफराज बुगटी ने आगे बढ़कर ये जो कदम उठाया है, इससे एक ये इशारा मिलता है कि डेफिनेटली
آپ کسی جگہ پہ اپلائی کر رہے ہیں, آپ کو 1 گھنٹے کے اندر اگر رزلٹ مل رہا ہے تو اٹ مینس کہ اس کے اندر وہ جو لابنگ ہے, وہ جو سارا پروسیس ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ رزلٹ مل جاتا ہے, میرٹ کی بنیادوں پر رزلٹ مل جاتا ہے. اور کمپیوٹر کے تھرو ہے تو بالکل اس میں کوئی وہ دوسری رائے ہی نہیں ہے, وہ بالکل شفاف ہی ہوگا. سو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ باقی صوبوں میں بھی جلدی اس کا اجرا ہوگا. آگے بڑھیں گے جی, اور اگلی خبر ہمارے پاس کیا ہے؟ اگلی خبر ہمارے پاس اگین آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے, جہاں پر وزیر اعظم پاکستان اور حکومت پاکستان کافی کوشاں ہیں پاکستان میں آئی ٹی کے بوم کو لے کر آ کے. انفیکٹ SIFC کے انڈر بھی ایک برانچ ہے آئی ٹی کی جو بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. سو وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا مائکروسافٹ کا ایگزام کریک کرنے والی پاکستان کی وہ بچی عرفہ کریم, ٹھیک ہے, عرفہ کریم آئی ٹی ٹاور بھی اس وقت لاہور میں موجود ہے. سو ان کے والدین سے انہوں نے ملاقات کی ہے. ان کے والدین میں موجود ہیں جی سمینہ امجد اور امجد کریم رندھاوا, اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو تابندہ اسلام نے بھی ملاقات کی. اور اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے عرفہ کریم کی کم عمری میں ہی آئی ٹی میں خدمات کو سراہا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کا نام روشن کرنے پر ہمیشہ تاریخ انہیں یاد رکھے گی, انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی معیار کی آئی ٹی شعبے کی تعلیم و تربیت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے, اور اسی حوالے سے حکومت خطے میں آئی ٹی کے شعبے کا مرکز بننے کے لیے حکومت پاکستان دن رات کوشاں ہیں کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان میں بچوں کو وہ ایجوکیشن فراہم کی جائے جو اس وقت کی ضرورت ہے, نہ کہ وہ جو آبسیلیٹ ہو چکا ہے سلیبس وہ پڑھایا جائے. اور بچوں کو بیسکس کمپیوٹر کی ہر کسی کو آنی چاہیے, ویدر یو چوز کمپیوٹر ایز اے سبجیکٹ اور ناٹ, آپ کو ایٹ لیسٹ بیسکس ہونی چاہیے اور یہ نالج ہونا چاہیے. پہلے ہوتا تھا کہ آپ جس بھی لینگویج میں ہو آپ کو انگلش جو ہے ضرور آنی چاہیے تاکہ آپ ایٹ لیسٹ انٹرنیشنلی سفر کر رہے ہو یا کسی بھی فورن ڈیلیگیشن سے بات کر رہے ہیں, فورنر سے بات کر رہے ہیں, تو آپ کی کمیونیکیشن ایٹ لیسٹ اس سے ٹھیک براہ راست ہو سکے. اسی طرح آپ کا کمپیوٹر آنا بھی لازم ہو گیا ہے, کیونکہ آج کی ساری دنیا آپ دیکھیں ماڈرن ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور جتنی دنیا ماڈرن ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا بدلنا بھی بہت ضروری ہے. تو چاہے بوڑھا ہو, جوان ہو, بزرگ ہو, اب اس کو کمپیوٹر کی تعلیم آنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی جی, ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے, آپ کو میں نے بتایا SIFC کے حوالے سے. اگلی خبر بھی ہماری SIFC کے حوالے سے یہ ہے. SIFC stands for Special Investment Facilitation Council. It's a council جس کے انڈر 5 برانچز ہیں اور اس میں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کام کر رہا ہے. تو اگلی خبر بھی ہماری اس حوالے سے ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ پاکستان میں کاروباری تعاون کے لیے نئے اقدامات کی طرف بڑھ رہا ہے, اور SIFC کے اصلاحاتی ویژن اور سرمایہ دوست حکمت عملی کے تحت پاکستان عالمی شراکت داریوں میں آگے بڑھتا ہوا اور پیش رفت نظر آ رہی ہے. اور پالیسیز جو بنائی گئی ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے, ون ونڈو آپریشن جو فراہم کیا جا رہا ہے, بزنس میں آسانیاں جو فراہم کی جا رہی ہیں, اس کی وجہ سے اب یہاں پر قابل اعتماد شراکت داری ہمیں نظر آ رہی ہے. برطانیہ نے پاکستان کے ساتھ ترقیاتی شراکت داری کو اثر نو استوار کرتے ہوئے سرمایہ کاری, تجارت میں, اس کے علاوہ تعلیم اور موسمیاتی تعاون کے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے. یہ اعلان برطانوی وزیر برائے ترقی جینیفر نے کیا ہے, اور انہوں نے دورہ پاکستان کے دوران یہ اعلان کیا, جو دونوں ممالک کے درمیان 8 برس کے بعد ایک اعلیٰ سطح کا جو ہے وہ ترقیاتی اقدام اٹھایا گیا ہے. اور اس کے تحت پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ تجارت پہلی بار 5.5 ارب پاؤنڈ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی ہے. اس میں قدیم ثقافتیں لائک مونجو دڑو, ہڑپا, اور پاکستان دنیا کی وہ بہت ساری پرانی یونیورسٹیز میں سے ایک ہڑپا میں ٹیکسلا یونیورسٹی کا قیام ہونا, یہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اس خطے میں بڑے پڑھے لکھے لوگ اور پرانے دور کے ایسے قدیم آثار موجود ہیں. اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی ان کوششوں کا اعتراف جو ہے وہ بیرونی ذرائع ابلاغ نے بھی کیا ہے, اور جتنی بھی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہیں, خاص طور پہ عرب میڈیا, ٹھیک ہے, انہوں نے وزٹ کیا ایک ایگزیبیشن کا جو اسلام آباد میوزیم میں ہوئی. اور اسلام آباد میوزیم میں آپ لوگ بھی فوٹیج وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر جو گندھارا تاریخ ہے پاکستان کی, یہ ٹیکسلا اس کے گرد و نواح میں قدیم ترین جو ہے یہ تاریخی ورثہ پاکستان کے اندر موجود ہے. سو گندھارا گیلری جو ہے ایک خصوصی طور پر بنائی گئی ہے اسلام آباد میوزیم میں, آپ لوگ بھی جا سکتے ہیں, خاص طور پہ یہ جو جڑواں شہروں کے باسی ہیں یہ جا کر اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. سو محکمہ آثار قدیمہ پاکستان اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈویژن کے اشتراک سے یہ گیلری بنائی گئی ہے. گیلری کا وزٹ کرنے والے یہاں داخل ہوتے ہی خود کو ایک ورچوئل گندھارا زون میں اپنے آپ کو پاتے ہیں, اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم پرانے دور میں واپس آ گئے. اور وہ کیسا منظر ہوگا, آپ بھی ویسے سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم موویز میں بھی اکثر
اکثر ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو اینیمیٹڈ ہوتی ہے بے شک, لیکن ہم جب اس کو ایک اس سچویشن میں خود کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم وہاں چل رہے ہیں, تو وہ ایک غش طاری کرنے والا جو ہے وہ ہوتا ہے میرے خیال سے. آپ سب ضرور وزٹ کیجیے گا. اور اس گیلری کا مقصد کیا ہے کہ میرے خیال سے تاریخ سے جڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت سارے ہمارے بچے ہیں, طالب علم ہیں, جن کو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہے. پھر دوسری چیز یہ بھی ہے تاریخ سے جڑنا بھی, اور اس کو آن کرنا کہ یہ ہماری تاریخ ہے, ہمارا کلچر ہے, ہماری ثقافت ہے, اور اسی کو ہمیں فروغ بھی دینا چاہیے. ہمیں انٹرنیشنلی بھی بتانا چاہیے کہ ہم اپنے تاریخ پہ کتنا, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ جتنی بھی نیشنل ہیریٹیج کی جگہیں ہیں, چاہے تخت بائی اس میں ہے, چاہے ٹیکسلا کے اسٹوپاز ہیں, موہنجو دڑو ہے, ان کی حفاظت کریں, بہت ضروری ہے. یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. ہاں ایگزیکٹلی, ان کی حفاظت کریں, یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضروری ہے. آگے بڑھیں گے اور ذکر کریں گے جی, جس نے سیکھنا ہو وہ کہیں سے بھی سیکھ لیتا ہے, اور سب سے بہترین بک جو ہے وہ اس وقت گوگل ہے, اور سب سے بہترین ٹیچر جو ہے وہ اس وقت یوٹیوب ہے. اور یوٹیوب سے سیکھ کر ایک نوجوان نے لاکھوں ڈالرز کی کمپنی بنا لی ہے. آئیے آپ کو بتاتے ہیں ان کی کہانی. کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نے محض یوٹیوب ویڈیو سے جو ہے وہ سیکھ کر اپنی ایک حیران کن کمپنی بنا لی ہے, جو کہ $14 لاکھ مالیت کی کمپنی اب بن چکی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹوان لی نے نہ تو کوئی باضابطہ تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی کاروبار کا سابقہ ان کا ایکسپیرینس ہے. تاہم انہوں نے آن لائن ویڈیوز کی مدد سے ایک ویڈیو پروڈکشن کے ہنر میں مہارت حاصل کی. ابتدائی طور پر اس نوجوان نے مقامی تاجروں کو کم معاوضے پر خدمات سر انجام دی اور ایک مضبوط پورٹ فولیو تیار کیا, اور اب ان کی سالانہ آمدن جو ہے وہ $8500 یعنی کہ $8500 رہی ہے, جو دوسرے سال بڑھ کر $17,400 ہو چکی ہے. اور لاک ڈاؤن کے دوران تیسرے سال ان کی آمدن کم ہوئی, 12,350 ہوئی, لیکن انہوں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا, اور بڑھتے بڑھتے اب جو ہے ان کی آمدن $1,10,000 ماہانہ ہے. $1,10,000 ماہانہ, which is a huge amount. لیکن اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نجم کہ کانٹینٹ پہ دھیان دینا ضروری ہوتا ہے. آپ کیا کانٹینٹ دے رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دیکھیں آج کل سوشل میڈیا کا ہی دور ہے. جو چیز دیکھتا ہے آن لائن وہ اس کو اپنی ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کی کانٹینٹ کی وجہ سے کوئی چیز ایسی چلی جائے جو امپلیمنٹ ہونے کے چکر میں کچھ نقصان نہ کر دے کسی کا. سو کانٹینٹ پہ دھیان دینا بھی ضروری ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب سوشل میڈیا پر کیا اور کیسے جو ہے وہ وائرل ہوتا ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, پلیز بتائیں. تو ہمارے جی انٹرنیٹ کے ویسے بھی جیسے ہم نے بتایا آج کل جو سوشل میڈیا پہ جو چیز آتی ہے وہ دستی وائرل ہو جاتی ہے, اور اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے, جنگل میں آگ کی طرح پھیلتی ہے. جی بالکل. لیکن وہی بات ہے کہ کانٹینٹ میں اتنا ہونا چاہیے تگڑا یا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ ایک امپیکٹ چھوڑے سوسائٹی پر, اور وہ امپیکٹ پازیٹیو ہونا چاہیے. تو جی یہ بتا رہے ہمیں کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں وائرل ہونا محض اتفاق نہیں, بلکہ یہ دلچسپی, جذبات, جدت اور الگ تلگ پیشکش کا مجموعہ ہوتا ہے. نوجوانوں سے لے کر برانڈز تک ہر کوئی یہی جاننے کی کوشش میں ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو انٹرنیٹ پر آگ لگا دیتی ہے. میں بھی یہی جاننا چاہوں گی. تو کسی بھی وائرل ویڈیو کی جو پہلی خصوصیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلیٹیبل ہو, یعنی کہ آپ اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کر سکیں, اپنی ریئل لائف سے اس کو ریلیٹ کر سکیں. عام لوگ جو ہیں وہ یہی کہیں تو میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے, مطلب جیسے کہ میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں, جیسے ہم نے وہ کیپسول والی بات کی تھی کہ جی آج کل وہ کیپسول فوڈ آیا ہوا ہے, وہ ریلیٹیبل نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ وائرل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل جو ہے وہ چونکہ میگی بہت زیادہ لوگ کھاتے ہیں اور اس طرح کا جو فوڈ ہے, فاسٹ فوڈ ہے, وہ زیادہ لوگ کھاتے ہیں, تو وہ ایک بھی طرح سے وہ بھی ریلیٹیبل ہی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ چیلنجز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہوتے ہیں کہ آپ لوگ یہ چیلنج کریں. ہاں, آپ کے الگوریتم پہ ہوتا ہے, آپ ایک چیز جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی اس کے ہی ریلیٹیبل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے فیڈ پر آتی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں وہ پازیٹیو ہے کہ نہیں. سو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مجموعہ بناتی ہیں کہ ایک چیز وائرل کیسے ہوتی ہے. اور لاسٹ خبر ہم شامل کرتے ہیں صبح کی خبر میں, یہ ہے اباؤٹ دی ڈھاکہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول, جو کہ 24th ڈھاکہ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جس کا آغاز ہو گیا ہے. غالباً آپ جو پکچر اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر وہ ریڈ سی فلم فیسٹیول کی تھی, جہاں پر پاکستان کے 3 جو ہے وہ شاہکار توثیق حیدر, شہزاد نواز خان اینڈ عتیقہ اوڑو, یہ لوگ وہاں پر موجود تھے. ویل ڈھاکہ میں 24ویں انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کا آغاز جہاں پر ہوا ہے, وہاں پر 91 ممالک میں سے 245 فلمز کو سلیکٹ کیا گیا جو وہاں پر جن کی نمائش کی جائے گی. 18 جنوری تک یہ فیسٹیول جاری رہے گا, جس میں رنگا رنگ تقاریب ہوں گی, جس میں بتایا جائے گا کہ کیسے بنگلہ دیش کی ثقافت ہے, اور مختلف فلمز دکھائی جائیں گی, اور وہاں پر
फिल्म्स फेस्टिवल में जोन सी फिल्म ऑब्वियसली नंबर अव्वल आएगी, उनको इनाम भी मिलेगा। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का मकसद ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज से इंडस्ट्रीज के लोग वहाँ पर आए, कल्चरल एक्सचेंज हो, आपस में मिलें, और इसी हवाले से ये जारी हो सारी रहेगा। आहंगी, हाँ, यही बताते होते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जो है ऑल अराउंड जाता है कि आप सिर्फ अपनी सकाफत नहीं बता रहे होते, आप लोगों की भी सकाफत देख रहे होते हैं। आपकी जो इंटरनेशनली बॉन्डिंग होती है, हम आहंगी हो जाती है डिफरेंट सकाफतों से, दूसरे मज़ाहब से। एक बहुत अच्छा मैसेज जो है ग्लोबली जाता है। वेल, ये थी जी सुबह की खबर। एक ब्रेक की तरफ हम लोगों ने बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसमें मुझे भी काफ़ी जो है वो जानने का ज़रा इश्तियाक है कि अब ये दुनिया की पॉलिटिक्स किस तरफ रुख कर रही है। पहले वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया, अब अमेरिका कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि ग्रीनलैंड को हासिल किया जाए। दूसरी तरफ ईरान में जो इस वक्त हंगामे जारी हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी है, अफगानिस्तान के साथ हमारी सिचुएशन है। ये खित्ते की ओवरऑल पॉलिटिक्स अब किस तरफ रुख इख्तियार करेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि हम बात करेंगे ख़ित्ते में बदलती हुई सियासत के हवाले से। सबसे पहले तो ज़रा नज़र डालते हैं अमरीकी सियासत में कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने वेनेजुएला को अपने कब्ज़े में लिया। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ को अमेरिका मुंतकिल किया गया, वो इस वक्त हिरासत में हैं। और कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला इज़ डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अबूरी तौर पर जो है वेनेजुएला का सदर मुकर्रर कर लिया है। और दूसरी जानिब उनकी नजरें हैं ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड वो क्यों हासिल करना चाहते हैं? उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डेनिश गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो उसको संभाल सके, और रशिया और चाइना की नजरें इस वक्त ग्रीनलैंड पर है। जब डेनिश गवर्नमेंट की तरफ से इसका इनकार किया गया तो उसकी जानिब से दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को डेनिश गवर्नमेंट नहीं संभाल सकती। एंड यू नो व्हाट, इस वक्त उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया गया है, एक डॉग शेड जो है वो मजीद बना दिया गया है। और इस पर कहका लगाते हुए उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि डेनिश गवर्नमेंट इसको नहीं संभाल सकती। दूसरी जानिब डेनिश गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 800 सालों से ग्रीनलैंड डेनिश स्टेट का हिस्सा है, इसको हम इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। जबकि दूसरी जानिब खत्ते में अगर नज़र डालें तो ईरान के अंदर एक बड़े पैमाने पर 31 में से 21 सूबों के अंदर इस वक्त एहतजाज जारी है ईरान के लोगों की जानिब से। वहाँ पर इकनॉमिक हिट रियलिटी जिस वक्त हुई है, उसके बाद आइडियोलॉजी को एक साइड पर रख के इस वक्त वहाँ की आवाम चाहती है कि रजीम चेंज हो। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे सेगमेंट का नाम है पॉलिटॉक, और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर जनाब आरिफ ताज साहब। पॉलिटॉक में हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? बहुत शुक्रिया आपका जी। आरिफ साहब, इस वक्त खित्ते में बदलती हुई सियासत में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अमेरिका की। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? क्या ये नेसेसरी था कि वेनेजुएला को कब्जा में लिया जाए और फिर उसके बाद अब ग्रीनलैंड की तरफ नज़र डाली जाए? देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा सा, मेरा ख्याल है, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो उसने जन्म लिया है वर्ल्ड वॉर 2 के पतन से। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक हमने, शायद पूरी दुनिया ने ये रियलाइज़ किया कि कोई एथिक्स बेस्ड मुआशरा होना चाहिए। अगर हम पूरी दुनिया एक मुआशरा है तो कोई ना कोई अखलाकियात होनी चाहिए, उसके लिए रूल्स तय किए गए। और जिनका मैंडेट काफ़ी हद तक यूनाइटेड नेशंस का था। और यूनाइटेड नेशंस, हम ये सारी दुनिया यही समझती थी कि पूरी दुनिया को रेगुलेट करने में उसके रूल्स और रेगुलेशन का एक बहुत बड़ा किरदार होगा। लेकिन वो एक मुहावरा है कि सर्वाइवल इज इम्यून टू एथिक्स।
जब आपकी सर्वाइवल एट स्टेक होती है ना, सही बात है, तो फिर एथिक्स नहीं देखी जाती, फिर एथिक्स नहीं देखी जाती, फिर रूल्स भी नहीं देखे जाते, जी। और उसमें पहल कौन कर रहा है फिर ये भी नहीं देखा जाता। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मेरा ख्याल है कि इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल को दोनों आंखों से देखना चाहिए। ठीक है। एक वो हम लोग हैं जो इस खित्ते में रहते हैं, वो दुनिया को कैसे देखते हैं, और एक अमेरिका है या ट्रंप है, उसकी भी आंख से दुनिया को देखने की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि हमें समझ आए कि वो क्या चाहता है, उसकी एहतियाज क्या है, उसकी ज़रूरियात क्या है, जिसकी वजह से वो इतनी अखाड़ पछाड़ के की तरफ आ रहा है और एक हॉकिश अंदाज में दुनिया को डील कर रहा है। एक्चुअली जो मुझे समझ आई है उसकी स्ट्रेटेजी की अब तक, जो उनकी पहली प्रेसिडेंसी थी और उसमें भी उनकी एक टेक्निक है ये, और ये आपको वाज़े तौर पे उसमें भी नज़र आएगी जो लास्ट नवंबर दिसंबर में उनकी एक अमेरिकन गवर्नमेंट की, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक डॉक्यूमेंट है, जी डॉक्यूमेंट है, और वो पढ़ने की ज़रूरत है। उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ट्रंप ये साहब व्हाइट हाउस का ही डॉक्यूमेंट है। जी व्हाइट हाउस का, ये बिल्कुल, नेचुरली वो व्हाइट हाउस ने ही डॉक्यूमेंट देना है ना। Definitely, ट्रंप जाहिर है व्हाइट हाउस में बैठा है, ये ट्रंप इट्स ऑलवेज एडमिनिस्ट्रेशन ये की। स्ट्रेटजी जो पहले की है, जो पिछले उनके टेन्योर की नहीं, है। वो उस वक्त उसको इम्प्लीमेंट करने में शायद उनको ज्यादा दिक्कत थी, Exactly. और मुझे तो ये लगता है शायद अब उससे भी ज्यादा उन्हें दिक्कत पेश आए। अच्छा, तो ये सिक्योरिटी स्ट्रेटजी चेंज करने की वजह क्या है? उसकी वजह है ये है कि देखिए, अब ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मेरा ख्याल ऑलमोस्ट 80 इयर्स का दौरानिया है। अब इसमें बहुत सी खित्ते में तब्दीलियां आ चुकी हैं, बिल्कुल आ चुकी हैं। अब टेक्नोलॉजी बहुत मुख्तलिफ अंदाज की हो चुकी है। अब सिक्योरिटी पैराडाइम जो है वो इकोनॉमी से ज़्यादा जुड़ चुका है पहले की निस्बत। पहले सिक्योरिटी पैराडाइम और इकोनॉमी शायद उतनी जुड़े ज़्यादा हुए नहीं थे। आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। अब तो वो एक तरह की वेडलॉक है जिसने दोनों ने इकट्ठे ही मूव करना है। सही बात है। और अब देखिए कि चाइना जो, जिसे वो सबसे बड़ा राइवल समझता है अपने आप को, इस वक्त खित्ते में जो टोटल ये पूरी दुनिया में जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 30% है। ठीक है। वो अकेले चाइना की, बिल्कुल, और अमेरिका की 15% है। 15-16 ह्यूज डिफरेंस है। गो अभी भी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यूएस जो है इकोनॉमिकली वो बहुत वीक हो चुका है। अभी तक वो भी इकोनॉमी का दुनिया का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल ऐसे। उसी के पास है। लेकिन उसके लिए एक लम्हा फिक्रिया जरूर है कि ये सारी इमर्जिंग सिचुएशन जो है इससे मैं कैसे नहीं। अच्छा सर, ये पावर डायनामिक्स जो जियो पॉलिटिक्स में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खाम तेल हो गया, ये सारी चीज़ें ये इफ़ेक्ट करती है हमारे जो भी डायनामिक्स चेंज होते हैं पावर के वो। और सबसे ज़्यादा हमेशा जो है वो यूएस ने ही अपने जो है रीजनल वो करने के लिए, एक गिरफ्त लेने के लिए ही हमेशा अटैक किया है। सो ये जो मॉडर्न टेररिज्म, हम स्टेट टेररिज्म हम देख रहे हैं, ये आखिर कब तक चलेगी और इसकी वजह से खित्ते को कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, खित्ते को तो नेचुरली जब भी दुनिया में कोई इस तरह की तब्दीलियां आती हैं, लेकिन एक ही मुल्क है ना, उसी नहीं वही वो जो बिल्कुल आपकी हाँ, ठीक है, वो मुल्क तो एक है, लेकिन उसकी आंख जो है वो समझता हर है कि जगह मुझे पूरे ग्लोबल में पूरे इस एरिया का या पूरी दुनिया जो है, मैं इसकी सुपर पावर कैसे रह सकता हूँ। वो इस तनाजर में नहीं देखता मैं एक स्टेट हूँ, वो इस तनाजर में देखता है मैं सुपर पावर हूँ और मुझे सुपर पावर कैसे रहना है फ्यूचर में भी। मुझे अपना डर बिठाए रखना है, अपना डर बिठाए रखना है, या देखिए मुझे अपनी स्ट्रेटेजी से जो है वो दुनिया के ऊपर रिसोर्सेज मतलब को भी मैंने, कंट्रोल हाँ, करना है, दुनिया की सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करना है। बनाए रखनी है। ये पेट्रो डॉलर, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, पेट्रो डॉलर की जो हम पिछले उसमें सुन रहे थे कि वेनेजुएला ने चूंकि 2018 में ऐलान किया था कि हम डॉलर में जो है वो तेल नहीं बेचेंगे हम आगे, तो इसलिए जो है इनको वेनेजुएला खटकने लगा था। अब इन वेनेजुएला पे जब से अटैक किया उसके बाद से इन्होंने क्यूबा को भी तेल देना बंद कर दिया है। सो क्या लगता है आपको कि पेट्रो डॉलर की वजह से इनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचने लगा था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पेट्रो डॉलर, अगर आप क्यूबा में देखें अभी भी डॉलर चलता है जी। क्यूबा की अपनी करेंसी वहां पे अनऑफिशियली उसमें कोई ट्रेड नहीं होती। आप दुकान पे जाएंगे तो क्यूबा में अगर आप रहते हैं तो आपको क्यूबन करेंसी में कोई चीज नहीं देगा, ठीक, डॉलर में ही। वहां पे सारी की सारी इकोनॉमी अनऑफिशियली डॉलर में चल रही लेकिन है। वेनेजुएला में जो है वो डॉलर खत्म हो गया था। नहीं, कहाँ यूएस डॉलर में उनकी जो तेल की ट्रेड हो रही थी वो उन्होंने नहीं, हाँ, डॉलर वो में देखिए, अब मसला तो ये है जी। कि अगर वेनेजुएला गवर्नमेंट जो पहली गवर्नमेंट थी वो बुद्रो साहब की, जी,
اس گورنمنٹ نے تو پھر اپنی اکانومی کو تو کیوں نہ اپنی کرنسی کے ساتھ چلانے کی کوشش کی. سب سے پہلا تو سوال یہ ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں پیٹرو ڈالر جو ہے وہ آپ کی اکانومی کے لیے خطرہ ہے, اب اس کی اتنی زیادہ ڈی ویلیو ہو چکی تھی وہاں کی کرنسی کہ اس کرنسی سے کوئی ٹریڈ ہی نہیں کرنا چاہتا. یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ ایک بندہ ایک ریڑھی پہ لے کے جا رہا ہے کرنسی, تو اس نے آگے سے ایک بندہ آ گیا اور اس نے جناب کرنسی پھینک دی, ریڑھی لے کے چلا گیا. یعنی وہ ریڑھی کے اندر جتنی کرنسی تھی وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنی وہ ریڑھی سے زیادہ کی. اچھا سر, یہ بتائیے گا اس وقت اب جو ہے نا واٹ نیکسٹ, گرین لینڈ کا کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے, گرین لینڈ اسٹریٹجی لحاظ سے, جیو پولیٹیکل لحاظ سے کیوں ضروری ہے, امریکہ کو چاہیے, ٹھیک ہے, اور اب گرین لینڈ کو جو ڈونلڈ ٹرمپ خود آفر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈیل کر لو, اگر ڈیل نہ کی تو پھر جو ہے نا میں دوسرا راستہ اختیار, وہ ڈیل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کو ایک تو آپ جیوگرافی کے تناظر میں دیکھیں, 3 پلرز ہیں کسی بھی دنیا کی فورن پالیسی کے. ایک آپ کی اکانومی ہے, ایک آپ کی جیوگرافی ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی سیکیورٹی. اب سب سے پہلے تو آپ کو جیوگرافی اس کی دیکھنی ہے. گرین لینڈ ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے سائملٹینیسلی یورپ اور افریقہ اور کسی حد تک ایشیا کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں. نمبر 1. دوسری یہ ہے کہ ان کے نیچرل ریسورسز, آج کے نیچرل ریسورسز اور آج سے 100 سال کے نیچرل ریسورسز میں بہت فرق ہے. ریئر منرلز کا شاید اس وقت دنیا میں اتنی زیادہ ضرورت نہیں تھی جتنی آج محسوس کی اور بہت ریئر. اور یہ ٹیکنالوجی جو اس وقت ہے, جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور جتنی بھی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, وہ تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی, ریئر منرلز کے بغیر. سو یہ کسی زمانے میں جتنی جو فیوسل آئل ہے وہ جتنا ہم سمجھا جاتا تھا, وہ فوسل آئلز کی طرح آج ریئر منرلز بھی اتنے ہی اہم ہو چکے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوسل آئل غیر اہم ہو گیا ہے. دنیا کی میجر انڈسٹری ابھی بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اور اگلے 200 سال 150 سال میں وہ کہیں نہیں جانے والا آئل بیسڈ, کیونکہ بڑی انڈسٹری جو ہے نا وہ آئل کے بغیر نہیں چل سکتی. اچھا عارف صاحب, اب گرین لینڈ کے پاس ریسورسز بھی ہیں. ریسورسز کیا, نیچرل ریسورسز جس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئر منرلز. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے آپ بہت سی ٹریڈ کو مانیٹر کر سکتے ہیں. دیکھیے امریکہ کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ٹریڈ روٹس کو وہ کنٹرول کریں, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ پوری دنیا کے جو میجر چنک ہے نیچرل ریسورسز کا وہ بھی میرے قبضے میں ہو, جس میں آئل بھی ہے اور ریئر منرلز بھی شامل ہیں. اگر آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو جس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ چائنا کی اکانومی ڈکلائن میں عارف صاحب, یہ چائنا اور رشیا انٹرسٹڈ ہیں گرین لینڈ میں؟ نہیں, وہ تو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نا. نہیں دیکھیے اب کل کو کیا صورتحال ہوتی ہے اس کا تو ہمیں نہیں معلوم. گرین لینڈ کی طرح ہم ہو سکتا ہے کسی جیو پولیٹیکل سچویشن میں جو ایمرجنگ ہے اگر 50 سال بعد یا 20 سال بعد. لیکن ٹرمپ صاحب کی اسٹریٹجی یہاں پہ اور ہے. ٹرمپ صاحب ایکچولی ان کے 2 طریقے ہیں میکسیمم کنسیشنز لینے کے دنیا سے. ایک تھریٹ ہے کہ آپ کو دھمکاتے ہیں, دوسری طرف سے آپ نیگوسیشنز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور تھریٹ اس لیے کہ میکسیمم ان سے آپ جتنی رعایت لے سکتے ہیں, جتنی ان سے کنسیشنز لے سکتے ہیں, پیس بلڈ کریں تو آپ ڈر کے بھی مان لیں. ایکچولی وہ دونوں کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی ہے. یہ گڈ بوائے بھی وہ بھی ہے, بیڈ بھی ہے, وہ یہی ہے نا, وہ یہی ہے نا. اور پھر ایک اور بھی وجہ ہے, وہ تھریٹ یہ بھی کرتا ہے کہ پھر میں اپنی سیکیورٹی جو ہے, کیونکہ دنیا میں بیشتر جگہوں پہ اور گرین لینڈ میں بھی امریکہ کے اپنے بہت سے فوجی اڈے ہیں, بہت سی اس کی وہاں پہ فورسز موجود ہیں. وہ کہتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے, اس کا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر میں نے ہی سارا کچھ کر کے دینا ہے تو پھر میں کیوں نہ ڈائریکٹلی اپنے قبضے میں ہی. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا عارف صاحب, اب آتے ہیں ذرا دوسری طرف, ایران کی طرف. ایران کے اندر ایسا کیا مسئلہ ہوا؟ ایک تو مجھے نظر آتا ہے, آپ جو ٹریڈ روٹس کی بات کریں, اسٹریٹ آف ہارموز وہاں پر, ٹھیک ہے, اس کے اوپر نظر رکھی ہوگی انہوں نے. لیکن دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ایران میں, ٹھیک ہے, اپوزیشن جو ہے ان کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں. انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایلون مسک سے میں بات کروں گا تاکہ وہ ان کے کمپنی ہے وہ وہاں پر انٹرنیٹ فراہم کریں. ایران میں رجیم چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے رجیم چینج کرنا تو بہت مشکل ہے وہاں پہ, جو مجھے لگتا ہے خطرے کی گھنٹی جو, اور اگر یہ رجیم چینج ہوگا بھی تو یہ اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی ایک فورن پالیسی اس دور میں یہ رہی ہے کہ اس نے اپنے ٹروپس کہیں نہیں اتارنے.
ठीक है, ट्रूप्स उतारे बगैर मेरा नहीं ख्याल कि वो तो अमेरिका किसी को तो तरह- एक चांस चाहिए होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट हमें मिले, पब्लिक इंटरेस्ट तो उन्हें नजर आ रहा है। देखिए इसमें जो एक डिससेटिस्फैक्शन है ना ईरान की अपनी गवर्नमेंट से और अपनी रूलिंग जो उसका स्ट्रक्चर है, और स्पेशली जो वहाँ पे इस इस्लामिक वक्त बेसिकली इस्लामिक गवर्नमेंट है, उसकी एक अपनी उससे डिससेटिस्फैक्शन तो वहाँ की आवाम को है, ये तो एक ये तो रियलिटी point यार है हमें ना। मानना हाँ। चाहिए। और एक तरह से वो भी एक वर्चुअल डिक्टेटरशिप है। असल बात ये है कि एक अच्छी गवर्नेंस के लिए ज़रूरी होता है, और ये पूरी दुनिया में होना चाहिए, कि कोई भी हुक्मरान हो जब तक वो आवाम की इश्यूज को रियलाइज नहीं करता तब तक उसकी आप बता गवर्नमेंट। रहे सर, थे ये तो- वेनेजुएला की जो है वो इकोनॉमी के हवाले से। जी जी सर आपको नहीं लगता कि इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ईरान की इकोनॉमी कितनी डाउन है, और उसमें भी खास तौर पे अगर हम ये देखें कि आइडियोलॉजी की बुनियाद में आज के दौर में सिर्फ आप हुकूमत नहीं कर सकते, जी, जब ठीक है। इकोनॉमिक रियलिटी हिट करती है जी। सब आइडियोलॉजी एक तरफ वेनेजुएला आपके सामने है ना। वेनेजुएला की आवाम, वेनेजुएला में भी बहुत से प्रोटेस्ट होते रहे हैं। क्यों होते रहे हैं? देखिए लोग सब वही जो हमने पहले बात कही थी ना, सर्वाइवल इज इम्यून टू बिल्कुल। मोरालिटी और एथिक्स। सर मेरा आप- एक सवाल है, ये मकबूजा जम्मू यहाँ पे भी कश्मीर में भी तो हम यही Sorry, देखते आए हैं। मैं जितना भी कमिटमेंट हो मेरी किसी भी नजरिए से, जब मैं भूखा मरूंगा मैं नजरिया छोड़ दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये तो जी। मैंने कहा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की जी, बात जी, है। वही हाँ है, जी, वही है। वही चल हाँ। रहा है। लेकिन हम ये देखते आए हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर में कितने बरसों से जो है वो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, जितनी भी वहाँ अक़लियतें हैं उनके साथ। लेकिन वहाँ उनकी स्टेट को, उनके अवाम को हक दिलाने के लिए, हुकूक दिलाने के लिए तो कभी यूएस ने ये नहीं कहा कि जी मैं आ जाता हूँ तो मैं ये इसलिए- जहाँ इसलिए- इनका अपना इंटरेस्ट होता है, तो अफगानिस्तान ऐसे में ही उतरे होता है हैं, ना। यहाँ उतरे हैं। देखिए उसके इंटरेस्ट को इंडिया ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व करता है, पाकिस्तान या कश्मीर नहीं करता। True. वो हर स्टेट जो है वो अपने इंटरेस्ट के तनाजुर में ही चीजें देखती है। पाकिस्तान भी ऐसे ही देखता है, हाँ, ऐसे बात नहीं, यही ये सारी लोग हैं। ऐसे देखते हैं। लेकिन वो झांसा ये देते हैं कि हम आवाम के लिए वहां पर आए हैं कि जी नहीं हम देखिए democratic- वो अवाम के लिए तो वो उसी वक्त बात करते हैं। देखिए फंडामेंटल राइट्स की अमेरिका कितनी बातें करता है, बिल्कुल। लेकिन वो उसी जगह पे करेगा जहां उसका अपना इंटरेस्ट होगा। बहुत से अब अरब स्टेट्स जितनी हैं सारी वहाँ पे मोनार्कीज हैं या ऑटोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की कभी बात नहीं करेगा। इजराइल जो है वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की कभी वो बात नहीं करेगा। तो ये एक ठीक है दुनिया की एक मतलब एक हथियार है ये। तो मतलब हम इसके साथ आप कह रहे हैं कि इम्यून हो जाए कि ये होता नहीं रहेगा नहीं जब तक मैं ये इसका- समझता हूँ जी। देखिए दुनिया में सिर्फ इतना ही नहीं है, दुनिया में और लोग भी हैं, सिर्फ ट्रंप या कहीं हुकूमतें ही नहीं है। दुनिया में बहुत से दानश्वर भी हैं जो नॉलेज क्रिएट करते हैं। वो नॉलेज बाद में अवाम की तहरीकों का हिस्सा बनता है। डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? नेचुरली ये पीछे जो थिंकर्स हैं ये उनकी बदौलत है सारा 75 कुछ। साल से मकबूजा कश्मीर में हमने तो उनकी तहरीक चलती ही आ रही है, लेकिन नहीं, उनकी मैं- आवाज दबाई जाती है हर नहीं बार। वो यूनाइटेड नेशंस ने कितने रेजोल्यूशंस पास किए हैं मैं कि देखिए जी। यूनाइटेड नेशंस के पास फोर्स नहीं है, ये कीप इन माइंड। वो एक मॉरल आपके पास प्रेशर दे सकता है। ठीक है। जब उसके पास फोर्स ही नहीं है वो इम्प्लीमेंट कैसे करे? सो मतलब ये सर आम होता रहेगा कि जिस स्टेट की हमें अगर नहीं पसंद आ रही कि जी उनके अच्छा। डेमोक्रेट्स या उनके इलेक्टेड जो डेमोक्रेट्स हैं वो नहीं पसंद आ रहे नहीं, तो उनकी नहीं, स्टेट ऐसे पे नहीं आप है, अटैक कर रहे ऐसे नहीं है। ये ग्लोबल, देखिए आप जैसे और बहुत से दुनिया में इस तरह सोचते हैं। ये आवाज़ कितनी मौसर बनती है दुनिया में कि जो कल को दुनिया को मजबूर करे कि अखलाकी पहलू को नज़रअंदाज ना करें। हाँ, सही ये कह रहे हैं आप। देखिए वो दुनिया में ऐसे ही होता है। सही कह रहे हैं आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई अगर अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ना हो, इनसे भी कोई ना पूछे, ये भी अपनी मर्जी करेंगे। ये दुनिया में यूनिवर्सिटीज, दुनिया के कॉलेजेस, दुनिया के अहले इल्म, ये उनका फर्ज बनता है कि उस हमारा आगाही भी को। यही कहना है कि हाँ उनसे सवाल तलब किया जाए, उनसे सवाल किया जाए। हाँ वो फिर आपको भी बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ेगा उससे पहले। यही बात है। अच्छा आरिफ साहब ये बताइएगा कि मैं ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, ये ग्रीनलैंड दूर का मामला है, ईरान वाले मामले में। जी जी जी। तो ईरान में अब फ्यूचर क्या आप देख रहे हैं? एक तो अगर हम देखें ईरान की अपनी हुकूमत के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, आपको लगता है कि रज़ा शाह पहलवी जो है उनका टाइम अच्छा था, या अगर वो आते हैं तो सही चला पाएंगे इसको? और इस वक्त जो ईरान में सुप्रीम लीडर हैं उनकी गवर्नमेंट बेहतर नहीं हो सकती इकोनॉमिक लिहाज से? नहीं, गवर्नमेंट तो उनकी बेहतर हो सकती है। वो इस तरह कि अगर वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं ताकि उनकी ट्रेड, उनकी सैंक्शंस खुले, ज़ाहिर है तभी होगा ना, इसके बगैर तो नहीं हो सकता। अब उसके लिए बहुत सी ज़रूरी चीज़ें क्या हैं
کہ ان کو یو ایس کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. اور یو ایس بھی چلنا چاہتا ہے؟ یو ایس چلے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہیں وہ چل سکتا ہے. یو ایس کا یہ کوئی پرابلم نہیں, وہ ہر ایک کے ساتھ چل سکتا ہے ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ اس کو کیا دیتے ہیں. دیکھیے نا, لیکن ان کے لیڈر کے ساتھ اختلافات ہیں, لیڈر کے ہونے سے. وہ ذاتی اختلافات نہیں ہوتے جی, یہ تو ہے, ملکی اختلافات ہی ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کی ساری شرائط مان لیتے ہیں, آپ سیکشنز اٹھا لیں, وہ صبح ہی اٹھا لیں گے. تو یہ دنیا میں پرسن بیسڈ جو یا پرسنالٹی کی بنیاد پہ کوئی تعلق یا برا اچھا لگنا کوئی میٹر نہیں کرتا. لیکن مسئلہ یہ, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایران کی جو ایک سٹینڈنگ ہے اوور دی ایئرز, اور جو وہ خطے میں جس بنیاد پہ وہ کافی کمزور تو ہو چکا ہے, لیکن اپنے مورلز پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. پتہ نہیں یہ مورلز ہے یا اس کے اپنے انٹرسٹ ہے. نہیں, یہ اپنے انٹرسٹ بھی ہو سکتے ہیں. مورلز دنیا میں میرا خیال ہے بدل لیے جاتے ہیں. انٹرسٹ کے لبادے میں ہم, مورالٹی کے لبادے میں ہم بہت سے انٹرسٹ کو مد نظر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو اسلامک آئیڈیالوجی کا ذکر کرتے ہیں وہ نہیں ہے؟ دیکھیے, دنیا میں اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ ان کا اپنا انٹرسٹ بھی تو جڑا ہوا ہے نا. ان دونوں میں دیکھیے, اس کو بائفرکیٹ کرنا مشکل ہے. اگر وہ فرض کرے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایران میں ملا کی حکومت ہے, وہ ملا نہ رہے تو پھر بھی حکومت نہیں کر سکتا. اور اگر ایران کی وہ جس نظریے پہ وہ قائم ہے, پھر وہ ملا نہیں رہتا. بالکل, بات تو درست. ویل, تھینک یو سو مچ عارف تاج صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور بہت کچھ ہمیں بھی جاننے کو ملا. اٹ واز این انٹرسٹنگ سیگمنٹ, نو ڈاؤٹ. ول ٹیک اے بریک جی, ہیڈ لائنز کا وقت ہوا جاتا ہے, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہیں ہمیں اسمال پیمانے پہ لوگوں کے نظر آتے ہیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت ترقی کر لیتے ہیں, بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ کمانے لگتے ہیں. اور یہ ہمیں اپریشیٹ کرنے والی بھی یہ چیز ہے, کیونکہ آج کل نوجوان طبقہ یہ بہت زیادہ اس طرف آ رہا ہے کہ اسمال بزنس سے وہ سٹارٹ لیتے ہیں, اور یہ اسٹارٹ اپ جو ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے اب بہت وسیع پیمانے پہ ہو جاتا ہے, جو کہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور اسی سے ہی ہم یہ بات کریں گے کہ آج کل جو ہے لوگوں کو میٹھا بہت پسند ہے, اور میٹھے میں اگر ایستھیٹکس ہو, یعنی کہ اس کو ایک رنگ شیپ دے دیں اور بہت پیارے اس میں کلرز بھر دیں, تو وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے اس کا مزہ تو بالا ہو جاتا ہے. کچھ زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے. سو ہاں, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسی لیے ہی ہم نے ایک اسمال پیمانے پہ بزنس سٹارٹ کرنے والی ایک لڑکی کو جو ہے انوائٹ کیا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی ایک اسمال پیمانے سے ایک بیکری کا بزنس سٹارٹ کیا. ان کا شوق تھا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اب ان کے پاس اتنے آرڈرز آتے ہیں کہ ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو اب ملواتے ہیں اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ کیسے آپ اگر شوقین ہیں, ایک اسمال اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا انیشیٹیوز اس کے لیے لے سکتے ہیں. ہماری اب مہمان ہیں مناہل راہیل, ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ شوق اب کہاں پہنچا ہے. تو ذرا بیوپار کی بات کریں گے, کاروبار کی بھی بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اسمال بزنسز کو فروغ دینے کے لیے ہمارا پلیٹ فارم بھی حاضر ہے, اور اسی لیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مناہل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. سو مناہل, کیسے سٹارٹ ہوا یہ سب وینچر؟ ماشاءاللہ اب تو بہت اچھا بزنس ہے, ٹھیک ہے, مائلوز بیک شاپ کے نام سے, رائٹ؟ سو لیکن کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ بچپن سے شوق تھا؟ شوق مجھے بچپن سے ہی تھا. میری ماما جو ہیں وہ جب میں بہت چھوٹی تھی تب سے میں ان کو دیکھ رہی ہوں وہ بیکنگ کرتی تھی. I was 12 years old when I started baking for the first time.
तो I saw my mom, she used to bake a lot. तो उनको देख देख के मुझे बहुत शौक चढ़ा. केक्स में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था पहले. I just used to make cookies या छोटी मोटी कोई desserts वगैरह बना ली. But growing up I used to see a lot of videos, YouTube videos, Instagram videos जिसमें केक डेकोरेटिंग होती थी. तो उससे मेरा बहुत शौक डेवलप हुआ in cakes and that's when I started experimenting a lot. तो आपने जो है वो शौक की खातिर इसको अपना पैशन बनाया और अब आप उससे माशाल्लाह कमा भी रही है. ये बताएं कितना मुश्किल होता है, कितना चैलेंजिंग होता है, बिकॉज यू नो स्वीट्स बनाते हुए अगर मुझे स्वीट, आई एम नॉट अ स्वीट टूथ, अगर अभी भी मैं खीर वगैरह घर पे बना रही हूँ तो मेरे से कभी मीठा ज़्यादा थोड़ा डल जाता है, थोड़ा कभी कम डल जाता है. सो वही एग्जैक्ट क्वांटिटी इट्स वेरी चैलेंजिंग. प्लस फिर आजकल के हिसाब से उसको एस्थेटिक सेंस भी देना होता है. हाउ डिफिकल्ट इट वाज इन द स्टार्ट? I think it was really difficult. It was a little challenging क्योंकि वही बात कि मीठा कभी कम कभी ज़्यादा, but that just takes a lot of practice and experimentation. बहुत ज़्यादा ingredients मैंने ज़ाया किए हैं, बहुत cakes बना के ज़ाया किए हैं जिसमें मीठा कम है ज़्यादा है. But I think with years of practice and experimentation, I think I've perfected that now. अब अगर मैं मेजर करके ना भी डालूं तो आई नो कि वो बिल्कुल ठीक बनता है. अक्सर मैं बल्कि बना के चखती भी नहीं हूँ बिकॉज आई नो कि इट्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ वेरी नाइस. स्वीट. कितना टाइम हो गया आपको बिजनेस करते हुए? It's been 5 years. 5 years. I started Milo's Bake Shop properly. मतलब अपना मैंने Instagram पे पेज बनाया. That's been 5 years. अच्छा मनाइल, देखिए एक शौक को आपको बेकिंग पसंद थी, घर में उसको अपने शौक को पूरा करने की हद तक करना इज समथिंग एल्स, बट टेकिंग अ रिस्क, अ चांस कि आप उसको एक बिजनेस के शेप दें, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती है. इवन इक्विपमेंट्स भी चाहिए होता है उस तरह के खाने बनाने के लिए, बेकिंग के लिए. बेकिंग का सामान होता भी बहुत महंगा है. सो वो जो स्टार्ट करने के लिए आपने रिस्क लिया, फैमिली ने सपोर्ट किया नहीं किया, कितना चैलेंजिंग वो मरहला रहा? Honestly, शुरू में it was not challenging at all. इसीलिए because I had a lot of support from my family and friends. They were the ones जिन्होंने मुझे push किया. पहले मैं अपने Instagram, अपने जो private account था उस पे orders लेती थी. लेकिन मुझे मेरी family ने especially और मेरे friends ने बहुत ज़्यादा support किया. मैं जब stories लगाती थी तो everybody would text me कि आप page बनाएं. So I think I just had a lot of support from them. तो इतना मुश्किल नहीं था. And for the equipment, of course, it's really expensive, but it's a one-time investment. तो साथ करके थोड़ा बहुत ले लेके I think I have enough now. कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कोई कुछ किया है? नहीं, कुछ भी नहीं. आई एम सेल्फ टॉट. आई हैव लर्नड एवरीथिंग माई सेल्फ. यूट्यूब से खुद प्रैक्टिस करके. आई हैवंट डन एनी कोर्स एट ऑल. वेरी नाइस. आपकी स्पेशलिटी क्या है? माई स्पेशलिटी इज केक्स डेफिनेटली. आई डू मेक किस्म के केक्स होते हैं? मेनली लाइक फ्लेवर वाइज अगर हम जाएँ तो चॉकलेट, अदरवाइज बाकी कस्टमाइज केक्स, उसमें आपके बर्थडे केक्स हो जाते हैं, एनिवर्सरी केक्स हो जाते हैं, आपके निकाह के केक्स, वेडिंग केक्स, मेनली केक्स. बताएं कि ये सब करने के लिए ना जिस तरीके से ड्रेस डिजाइनर को एक अच्छा आर्टिस्ट होना चाहिए, सो ये जो बेकिंग है ये भी एक आर्ट है. सो ये आपके अंदर पहले से थी या देख के सीखी है कि एस्थेटिक्स ऐसे होने चाहिए? आई थिंक डेफिनेटली देख के. मेरे अंदर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी. आई वाज रियली बैड एट आर्ट बचपन से ही, लेकिन देख के ही रिसर्च करके, लोगों के पेजेस देख के, पिंटरेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, गूगल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है. तो उनसे देख के अब आई थिंक इतना है कि मैं थोड़ी बहुत अगर ट्वीक करना हो कुछ चीज़ तो मैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर लेती हूँ. वेरी नाइस. मेरे से तो फिर तो आप मेहंदी भी बहुत अच्छी लगा दी होगी. मेरे को तो मेहंदी जो है वो कौन पकड़ना भी नहीं आता. मेरी अम्मा मेरा अब तक मजाक उड़ाती हैं, कैसी लड़की हो आप कि आपको इतना भी नहीं आता. सो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव टू डू दैट. दैट्स ग्रेट कि आप हैं इतनी क्रिएटिव. क्लासेस देना चाहेंगी वैसे? सॉरी, मैं क्लास के लिए पूछना चाह रही हूँ, अगर वो मुझे सिखा दे तो बहुत अच्छी बात होगी. मैं देती हूँ वर्कशॉप्स, लाइक प्रॉपर क्लासेस अभी मैंने स्टार्ट नहीं की बिकॉज आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगती है. बट आई डू गिव वर्कशॉप्स. वर्कशॉप्स में ये होता है कि पीपल कम एंड डेकोरेट देयर ओन केक्स एट माई होम. तो थोड़ा बहुत उनको आइडिया हो जाता है कि किस तरह करना है. मैं भी उनको हेल्प करती हूँ. उसके बाद अगर वो वर्कशॉप लेने के बाद कोई इंटरेस्टेड हो कि यार हमने इसको आगे परस्यू करना है तो आई कैन थिंक ऑफ क्लासेस. बट अभी तक आई एम जस्ट गिविंग वर्कशॉप्स. ठीक है. अच्छा मनाहिल, ये बताएं कि आप बिजनेस के स्टूडेंट हैं. एक तो बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको अपने बिजनेस में कितना हेल्प कर रही है और दूसरी चीज़ मैनेज कैसे करती हैं टाइम? बिजनेस से लाइक बिज़नेस को पढ़ना हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मैंने मार्केटिंग के कोर्सेज लिए हैं. मेरा अपना मेजर भी मार्केटिंग है. सो दैट जस्ट हेल्प्स अ लॉट इन हाउ टू मार्केट माय केक्स. इंस्टाग्राम पे एड्स किस तरह चलाने हैं वो सब कुछ मैंने थोड़ा ये बताएं. ये सिर्फ ऐसे बता के गुजर ना जाए. ये बताएं हमारे ऑडियंस को कि कैसे. हाँ, तो मार्केटिंग में इंस्टाग्राम पे जो एड्स आपके होते हैं उनका तरीका बहुत सिंपल होता है. यू जस्ट बूस्ट योर पोस्ट. कुछ थोड़े बहुत पैसे देने होते हैं. बट लेकिन आपने एक टारगेट ऑडियंस तो सेट करनी होती है ना. बिल्कुल, टारगेट ऑडियंस आपने सेट करनी होती है. आपने अपनी लाइक देखना है कि आपकी ज़्यादातर लोग कहाँ पे हैं. पिंडी, इस्लामाबाद में है. आपकी एज ग्रुप क्या है. ज़्यादातर ये 18 to 20, 30 की एज ग्रुप वाले लोग होते हैं. तो
आपके इंस्टाग्राम आपको वैसे खुद भी वो खुद आपको ट्वीक कर देता है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस दैट engages with your content. So I think studying business has definitely And helped how are you me a lot. managing your studies Yeah. and business? So I think अब मुझे बहुत आदत हो गई है because I can So आप तो मेरे ख्याल एक मशीन की तरह बस चल रहे हो Exactly, because मैं Around the अक्सर clock. वन यूनिवर्सिटी जब यूनिवर्सिटी होती है तो मैं रात को 3-4 घंटे सो रही होती हूँ, दैट्स इट. सो आई गो टू यूनिवर्सिटी, कम बैक, मेक केक्स. बस ये साइकिल रिपीट होता है. आई स्लीप, गो टू यूनिवर्सिटी, सो मेक केक्स. बोरिंग नहीं हो जाता काम बार बार कर करके? आई थिंक कभी कभी हो जाता है, बट देन द रिव्यूज, द फीडबैक, दैट जस्ट कीप्स मी गोइंग. And the money as well. या डेफिनेटली. मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट में आपको चैलेंजेस फेस करनी पड़ी होंगी, बट नाउ माशाल्लाह से यू आर आप अर्निंग रियली गुड मनी. साथ में ही आप अपने बिजनेस जो आपकी पढ़ाई है आप उसी से हेल्प आउट ले रही हैं. ये बताइए कि बिजनेस पढ़ना, ठीक है, और फिर उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट भी करना, सिर्फ डिग्री लेके ना रखना, बल्कि आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन अपने आपको अभी तक ग्रो करने में कितना हेल्प किया. और साथ ही ये भी बताइए कि बिजनेस चूंकि थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है वैसे है. नजर ने मुझे देखा, लड़कियों हमारे लिए थोड़ा होता है. Numbers are tough. या एग्जैक्टली. तो कितना टफ रहा क्योंकि पढ़ाई और उसी दौरान में ही आपका बिजनेस स्टार्ट करना, फिर फैमिली को भी थोड़ा बहुत आपको टाइम देना पड़ता है, कितना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि शादी ब्याह भी फिर आप नहीं जा पाते हैं, वो उस तरह दोस्तों को भी टाइम नहीं दे पाते हैं. So I started my business before I started studying business. हाँ, मैं अपना बिजनेस जो है तब से करी हूँ जब मैं FSC में थी. तो लेकिन तब ऑफ कोर्स इतनी अवेयरनेस नहीं थी, छोटे स्केल पे ही था. तब मेरा अपना इंस्टाग्राम पेज भी नहीं था, मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे ही करती थी. फिर जब मैंने बिजनेस पढ़ना स्टार्ट किया तब थोड़ी बहुत चीज़ें इंटीग्रेट करना, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो भी हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ी बिकॉज मेरा मेजर जो था वो मार्केटिंग था. लेकिन थोड़ी बहुत नंबर्स, बैलेंस शीट्स करना, वो सब कुछ, तो studying business did help me. And again, manage करना, I think if you have the willpower, if you have the passion, तो इतना मसला नहीं होता. It's all about passion. हमारा आपसे गिला है कि आप हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आए. मैंने आते साथ Milo's यही Bake Shop पूछा से. था जी. कुकीज तो कम से कम हम डिजर्व करते ही थे, सुबह सुबह हम खाते हैं, लोगों को भी दिखाते हैं. सही बात है. इंशाल्लाह. यहाँ अब पर आप हमें रिव्यू हम प्रॉमिस आपको करें लाइव अगली जो बार है वो आते देते हैं, हैं. अगली बार आते हुए आप लेके इंशाल्लाह आएंगे. ज़रूर. एग्जैक्टली. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस सब के साथ कोई रेसिपी जो है वो आपकी कोई स्पेशल आपने क्रिएट की हो, जो आपकी ऐसी कोई signature चीज़ हो. जो सिग्नेचर. So वैसे तो केक्स में तो my हाँ, best selling is obviously, हाँ. chocolate, but there is one recipe, it's called Australian buttercream. अब buttercream जो होती है ना वो बहुत tricky होती है to work with. गर्मियों में it melts pretty quickly. आप थोड़ी देर के लिए उस केक को बाहर नहीं रख सकते. You have to keep it refrigerated at all times. उसके बाद जब आप डिलीवर करा रहे होते हो, बिकॉज इतनी गर्मी होती है, आपको एसी वाली गाड़ी बुक करनी होती है, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर कोई जगह दूर है तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो आई केम अप विद ऑस्ट्रेलियन बटर क्रीम. थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की, थोड़ी बहुत इधर उधर लोगों से. इट्स कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन बटर क्रीम. इट डज नॉट मेल्ट. ओके. Yeah. So लोग बहुत did you make fascinated. it or- Yeah, I do Melt make. how? Yeah. Okay, It how? does not melt. बस उसके अंदर gelatin होता है. It just keeps it firm. जो दूसरी normal butter cream होती है, it's just butter and sugar. So जैसे ही butter उसका हल्का सा melt होता है, आपकी पूरी butter cream melt हो जाती है. इसमें gelatin keeps it very stable. तो my cakes do not melt. अक्सर गर्मियों में I book without AC rides and people are very amazed लोगों कि के, how is हाँ, that economical possible. भी हो जाता But I होगा. think that's one signature recipe. Although it takes a lot of time to make it, but मैं उसको बड़े 2-3 kgs के बैच में बनाती हूँ and then वो मेरी काफ़ी Okay. अच्छा, ये बताएं, ये ऑनलाइन जो ऑर्डर्स लेते हैं, सॉरी, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना कभी कभार इट्स रिस्की भी हो जाता है. ऑर्डर्स कैंसिल हो जाते हैं. कुछ लोग आपको एडवांस पेमेंट दे देते हैं, लेकिन आपने तो केक पे जितना खर्चा किया होता है वो आपने किया ही होता है. तो स्टार्ट में तो आपके पास अपनी पॉकेट मनी हुआ करेगी, जाहिर है. तो वो कितना चैलेंजिंग होता है कि इस तरह हुआ है आपके साथ कि आपको ऑर्डर्स मिले हैं, फिर वो कैंसिल हुए हैं और वो सारा आपको खसारा पड़ा है. हो जाता है. लेकिन विद द अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स दैट आई हैव, मुझे ऐसे कभी लॉस नहीं हुआ. अगर एक केक कहीं मेरा कैंसिल हो जाता है, अगर मैंने उस पर काम नहीं किया, अब इतना मुश्किल नहीं है. आई जस्ट यूज इट फॉर द नेक्स्ट डे, आई जस्ट यूज इट फॉर द सेम डे. अगर केक बना हुआ है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आई अंडरस्टैंड लोगों की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है. उसमें ये होता है कि आई पुट अप द केक ऑन माई पेज. मैं स्टोरी पे लगा देती हूँ कि दिस केक इज़ अवेलेबल फॉर पिकअप या डिलीवरी. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा बिक जाता है. बहुत कम ऐसे होता है कि कैंसिलेशंस हों, लेकिन अगर हों भी तो इट ऑलवेज गेट्स सोल्ड आउट. ओके. हमने पहले भी ना इसी तरीके से एक बेकिंग से खातून ताल्लुक़ रखती थी, उनका हमने इंटरव्यू किया था. वो माशाल्लाह से अब डिफरेंट जो अच्छे ये जो बेकरीज हैं या कॉफ़ी शॉप्स हैं उनके साथ एसोसिएट हैं और वहाँ पर अपना डेली ऑर्डर जो है डिलीवर करती हैं. सो आपका भी कोई ऐसा प्लान है या कोई किसी के साथ आपने बनाया ऐसा मेरा वेंचर? था प्लान, बट अगेन विद यूनिवर्सिटी इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स So दैट आई आप हैव. इसको एक्सपेंड करने के बारे में क्या सोचती हैं? I am graduating soon this May, so after that
मैंने probably I'm not going to go into the corporate world, I am going to expand my business. तो ये वाले सारे काम जो हैं ये I'm going to do after graduation, because अभी मेरे पास इतने ज़्यादा केक्स होते हैं कि मेरे पास और किसी चीज़ का टाइम नहीं होता. I make like 10-12 cakes every single day. तो उसके साथ यूनिवर्सिटी, तो फिर मेरे पास ये टाइम नहीं होता कि मैं किसी बेकरी पे स्टॉक अप करूँ. पीपल हैव रीच्ड आउट टू मी. मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में एक कॉफ़ी लाउंज है, उन्होंने मुझे कहा कि आप केक्स रखा करें, बट अगेन आई जस्ट डोंट हैव टाइम फॉर दैट. तो प्रॉब्ली आफ्टर ग्रेजुएशन. सो अगर लेट्स सपोज मैं आपकी तरह एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, जैसे कि अब मैं ऑर्गेनिक पंजीरी शंजीरी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, या और आजकल वो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ बिक भी रही है, तो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए व्हाट डू आई हैव टू डू इन द स्टार्ट? I think you just have Baby to start. steps क्या होंगे? I think you just have to start. लोग डरते हैं शुरू में कि क्या पता अगर सक्सेसफुल ना हो, क्या पता लॉस हो, but I think you should just start. शुरू में it's a little difficult, but if you have the willpower, if you think you can do it, rather you should tell yourself that you can do it. मुझे लगता है कि ये financial freedom बहुत ज़रूरी है, and you can start little and you can go बहुत आगे. I think So just go for the first step, just start. so Okay, that's the first how step, you start. feel to be independent? That's the best feeling in the world. Because मामा पापा से पैसे नहीं मांगने पड़ते, कुछ आपने ऑर्डर करना हो पहले आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ता था, अब नहीं करना पड़ता. I pay my own bills, I pay my own fees. तो it's the best feeling. अच्छा, you pay your own fee Yeah. as well. Very nice. I That's guess mashallah very good. यही चीज़ जो है वो लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आपने कभी सोचा था खुद इस तरीके से कि यू विल स्पॉन्सर योर एजुकेशन, क्योंकि हम लोग अक्सर पाकिस्तान की माशरा ऐसा बना हुआ है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे वालिदैन की ये जिम्मेदारी है. नो डाउट उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप इतने कैपेबल हो तो अपना क्यों नहीं कर सकते. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस कि ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस करना, ये सब चीज़ें खुद एतमादी में कितना इजाफा करती हैं और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कितना ज़रूरी है. आई थिंक बहुत ज़्यादा, बिकॉज जिस तरह आज का इंटरव्यू है, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज़ बिफोर, तो मैंने कभी नहीं सोचा था, और आई डिड लैक दैट कॉन्फिडेंस अ लिटिल बिट. मैं शुरू से ही हमेशा डिबेट्स वगैरह में रही हूँ, लेकिन फिर भी इंटरव्यू इज़ अ बिग थिंग. बट आई हैव गिवन सो मेनी इंटरव्यूज़ कि नाउ आई फील रियली कॉन्फिडेंट. अब आज भी टीवी पे था, सो मुझे कोई नर्वसनेस नहीं हुई. आई थिंक इट डज मेक यू लॉट कॉन्फिडेंट. क्या जो बच्चियां कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहती हैं बट हर्डल्स को देख के या सोच के घबरा जाती हैं, कतरा जाती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप एक सक्सेसफुली माशाल्लाह से अपने स्टडीज़ के साथ उसको रन कर रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं एंड यू फील कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, तो क्या उनको क्या कहना चाहेंगी, कैसे आप आगे बढ़ें, खुद को कॉन्फिडेंट दिलाएं, हर्डल्स को पार करें? आई थिंक अब तो विद सोशल मीडिया आपके पास बहुत आसान है टू स्टार्ट अ बिज़नेस. कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती है, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपने अपनी शॉप नहीं इस्टेब्लिश करनी, उसमें आपके ओवरहेड्स कोई भी नहीं है. सिर्फ आपने द लीस्ट दैट यू हैव टू डू इज़ मेक अ पेज. यू कैन स्टार्ट. मुझे लगता है कि cakes तो चलो for example are very complex. People make so much money just by selling brownies. Brownies are something so simple and Very simple. Exactly. I made that require, once. yeah, it doesn't Yeah. require a lot of investment as well. And since social media ने आपके लिए इतना ये काम आसान कर दिया कि you can just start your business without any investment, so I think you should start. Okay. करना चाहिए So definitely. अब आपके पास तो डिफरेंट जो है वो मशीन्स भी आ चुकी होंगी, ठीक है, बेकिंग की, लेकिन जिन लोगों के घर में अवन है, माइक्रोवेव, ठीक है, या मुझे तो ये पता लगा कि प्रेशर कुकर में भी केक बनता है. बगैर अवन के बनाया था मैंने. तो इस टाइप की कोई रेसिपी शेयर करें जो घर में लोग खुद जो है वो इजीली बना सकें. बगैर अवन के भी ब्राउनी बनता है वेरी cake. इजी बीसी सा केक जो So है ना, you share can your just recipe. find any recipe of brownies on Google. Google ठीक पे है. बहुत ज़्यादा आपको रेसिपीज मिल जाती हैं. You just take a बड़ा सा देच का, हाँ. उसको आप चूल्हे के ऊपर डायरेक्टली नहीं रखना, आपने तवे के ऊपर रखना है. उसको रखें, उसके अच्छा, अंदर उसको आप अपना तवे के ऊपर तवे के रखना ऊपर है. बिल्कुल ठीक है. डायरेक्ट हीट नहीं जानी देनी चाहिए, आप. ठीक है. उसको आप तवे के ऊपर रखें, उसके ऊपर आप अपना पतीला देच का जो भी है वो ठीक है. रखें. Keep your cake inside, cover it. थोड़ी देर बाद आपका केक बन तो वो जाएगा. केक जो पहले बनाना है वो वाला भी तो प्रोसेस बता देना जिसमें अंदर रखना पूरा है. पूरे नजर से बताएंगे, I अपनी will बेगम try, को बना yeah. के खिलाएंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, Yeah, जाहिर सी I'll बात try. रहेगा. ठीक है. Just basic. वो तो आपको अब मैं पूरी रेसिपी लिख के दे सकती हूँ. अच्छा. नहीं आप बताएं, इट्स लेकिन- वेरी सिंपल. आपने क्या लेना है, मैदा लेना है, उसमें आपने अंडा डालना है, आप बताएं ना, ये छोटी सी तो तो है. आपने पहले अंडे और चीनी, और जस्ट द वे आई मेक इट, आई मिक्स एग्स, शुगर एंड मिल्क फर्स्ट. उसके अंदर फिर मैदा, कोको पाउडर जाता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, एंड दूसरी तरफ बटर एंड चॉकलेट. तो ये तो इसका तीन आटा मिक्सचर्स जो है बनते वो हैं. अपने आटा इसकी नहीं, डो batter. बनानी है. नहीं, ठीक है, batter. अच्छा. Batter. बिल्कुल मेल्टेड होता है. ओके. बिल्कुल, इट्स रनी. ठीक यू है. जस्ट मिक्स ऑल ऑफ दिस एंड इससे आपका बैटर बन जाता है.
और बस उसको आप अपने पैन में डालें, ऑयल योर पैन फर्स्ट एंड देन जस्ट कीप इट इन द बट जब अंडे 2 से 3 नहीं होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, दूध भी ज्यादा नहीं डालना होता, सो यार डोंट ट्राई इट एट होम। या वेरी नाइस। बट या बहुत अच्छी बनती है जो आपने बताया है ना लोगों को कि बगैर ओवन के, मतलब आपके पास अगर नहीं है बेकिंग के लिए आइटम्स, तो आप उसको घर में सिर्फ चूल्हे पे सादा जो है माइक्रोवेव में बन जाता है। हाँ जी, माइक्रोवेव में बन जाता है, बट डायरेक्ट हीट उसको नहीं मिलनी चाहिए, अदरवाइज वो नीचे से जल जाता है। या मेरी कज़न ने ट्राई किया था, वो सारा जल गया था। सो या ये नहीं करना। लेकिन आपने जो बात की ना कि देखिए इंसान में कॉन्फिडेंस आता है और आपने स्टार्ट कहीं ना कहीं से खुद लेना पड़ता है। सो ये बहुत अच्छी बात है। हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो आने वाली हमारी बच्चियाँ हैं, अगर वो कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि आजकल हम ये देख रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल में ये कुछ करने की जुस्तजू थोड़ी ज़्यादा है। वैसे ये बताइए, आपसे इंस्पायर हो कि आपकी दोस्तें नहीं कहती हैं कि आपकी फ्रेंड्स जो हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि हम भी कुछ करें? कहती हैं, बट अगेन इट रिक्वायर्स विल पावर। उनको इतना शायद शौक नहीं, मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जिसने मुझे देख के इस तरह मेरे कोई केक बिजनेस स्टार्ट किया। ऑल्दो लाइक उनके पास उनकी एक दोस्त है जो उनको सिखा सकती है, बट आई थिंक कि इतनी मेहनत Not है। just the cake business. Yeah, other businesses as well. There are people, मेरी दोस्त हैं जो अलग businesses कर रही हैं, but I'm just talking about cake business specifically, because it requires so much effort. वो देखती हैं, वो फिर डर जाती हैं। तो it's just willpower and if you're passionate about it, you cannot do it without passion. मैं हर किसी को कहती हूँ, if you're not passionate about it, तो आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि आप उठ के दूसरे से तीसरा ऑर्डर बनाएं। So you just need to be really passionate about it. Definitely. Well, thank you so much Manahil Rahil for coming and wish you best of luck आपके बिजनेस के लिए, Best of आपके luck. शौक के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर शौक का कमिंग। कोई मोल नहीं होता, और वही शौक से अगर आप अर्निंग शुरू कर लें तो क्या ही बात होनी क्या ही चाहिए। बात है, मैं कहता हूँ वाह ही वाह। वाह, सही ठीक बात है, है। सही बात है। ऑल्दो हमारा एक गिला रहेगा इनसे कि हमारे लिए हमारे जो है लिए वो कुकीज नहीं केक, लाए कुछ भी जो है वो नहीं लेके नेक्स्ट टाइम। वेल एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहें। कहीं जाइएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। सो ख़वातीन हज़रात, इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट मीडिया के हवाले से, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो ख़ुद डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं, और पाकिस्तान के मशहूर ड्रामास लाइक खई, संगे माँ, काबली पुलाव और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ड्रामास में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। और इसके अलावा ही हिमसेल्फ इज़ अ डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर, ड्रामा डायरेक्टर, एड्स डायरेक्टर, और इस्लामाबाद में बेस्ड हैं, इस्लामाबाद से काम कर रहे हैं। सो हम उनसे ये डिस्कस करेंगे, एक तो उनकी इंडस्ट्री के सफ़र के बारे में, और दूसरी चीज़ ये कि इंडस्ट्री के नॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। सो अब ये फ़ायदे की तरफ जा रहे हैं, और एक अब OTT प्लेटफॉर्म्स की भी रुझान है, वो भी चल रहा है। तो ये जो डायनामिक शिफ्ट है, इसमें पाकिस्तान अपना कितना किरदार अदा कर रहा है। वी हैव विद अस मिस्टर वकास शहजाद। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। वकास भाई, काफ़ी अरसे से मैं आपको जानता हूँ, ऑडियंस आपको जानती है। आप ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करते हैं, बीइंग एन एक्टर और बीइंग अ डायरेक्टर? दोनों के एक्सपीरियंसेस इतने हो गए कि अब मैं दोनों को एंजॉय कर रहा होता हूँ। सम टाइम मैं दोनों काम इकट्ठे कर रहा होता हूँ। बट आपने इंडस्ट्री जब ज्वाइन की थी तो क्या शौक था एज एक्टर? मैं आया तो एज एन एक्टर था, एज ए मॉडल आया था, और लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे हुए, मैं कराची गया, वहाँ पे मैंने कुछ अपना इंटरेस्ट शो किया कि मैं थोड़ा बिहाइंड द कैमरा आना चाहता हूँ। तो उन प्रोडक्शन हाउसेस ने, उन साहब ने, कुछ लोगों ने मुझे इतना उसमें उलझा दिया कि उन्होंने मुझे मशीन बना दिया। अच्छा, वैसे हमारी पठान माएँ जो होती है ना, वो बालों के बारे में बहुत कॉन्शियस होती है, छोटे छोटे कराती हैं। नहीं, मेरे फादर थे, मदर नहीं थी। अच्छा। तो उधर से एक बकअप आता था कि यार तुम्हें तो टीवी पे आना चाहिए, यार तुम्हें तो जो है बिलबोर्ड पे आना चाहिए, ख़ानदान से, दोस्तों से। तो वो वहाँ से फिर मुझे लगा कि यार अच्छा,
اتنی تعریفیں ہو رہی تو ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ سوال ویسے اس دن بھی ہم نے کیا تھا اپنے گیسٹ سے کہ آپ بھی پشتون بیک گراؤنڈ سے ہے, سو جب آپ سٹارٹ میں یہ انڈسٹری آپ نے جوائن کی تھی تو کیا آپ کو بھی تھوڑے چیلنجز یا لوگوں کی طرف سے تھوڑا تنگ نظری کا دیکھنے میں آیا تھا؟ کیونکہ فردوس جمال صاحب کی بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہوں گی. ہاں بیکلیش تو نو ڈاؤٹ وہ تو ہر انڈسٹری میں ہے, چاہے ہماری میڈیا یا کوئی بھی انڈسٹری ہے, لیکن یہاں پر اسپیشلی پچھلے 5 سالوں میں جو ایک نیپوٹزم والا معاملہ چل رہا ہے وہ ایک بڑا عجیب سی سچویشن ہے کہ جو اصل ٹیلنٹ ہے وہ بالکل ہی سائڈ لائن ہو گیا, بالکل اس کو اتنا موقع نہیں مل رہا, اور جو اگر کسی کو کوئی سفارش ہے یا کسی کو کوئی باپ ایکٹر ہے یا کوئی پروڈیوسر ہے تو اس کو جلدی سے کام بھی مل جاتا ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے جو ایکٹنگ کریئر میں آنا چاہتے ہیں, جو اسکرین پہ آنے کے خواہش مند ہے؟ اسکرین پہ آنے کے لیے انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ویسے تو کوئی وہ بھی نہیں ہے, انسٹیٹیوٹ اکیڈمیز نہیں ہے, لیکن پریکٹس آن لائن آج کل کافی چیزیں آئی ہیں جو کہ وہ کرنی بہت ضروری ہے. آپ کو اپنے ووکل پہ کام کرنا چاہیے. اصل ایکسپریشن جو آتا ہے آپ کی آواز سے آتا ہے, پھر اس کے بعد آنکھیں ہوتی ہیں. آنکھیں اور آواز بہت میٹر کرتی ہیں, لکس بہت بات کی چیز ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ویل تھینک یو سو مچ پرکاش شہزاد آپ کے آنے کے لیے. سر آپ کا شکریہ, آپ نے بلایا. ویل آج کے پروگرام سے آپ لوگوں سے لیں گے اجازت, ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اور نازش کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.